चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9th का साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, ये 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपको क्लास 9th के बताने वाला हूँ और साइंस के बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेट फर्स्ट बताऊँगा और सभी आपके वैकल्पिक क्वेश्चन क्या बताऊँगा, सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊँगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं क्योंकि इसी में से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। तो सामान्य निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी के जवाब देना होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का आपको दिया जाएगा। अर्थात जो आपका यह क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपका 50 मार्क्स का बताने वाला हूँ और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से केवल एक उत्तर का आपको उपयुक्त करना है। एक ही उत्तर को आपको क्या करना है, आपको छांटना है, वही आपको टिक लगाना है। तो आप समझ सकते हैं। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपको स्टार्ट हो रहा है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अंत तक फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है कि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, इनकी SI यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज, तो आपको पता होगा कि मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मीटर किसका होता है, तो मीटर जो होता है वो आपका दूरी का होता है। मीटर प्रति सेकंड आपका वेग का होता है, इनके चाल का होता है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो त्वरण का होता है। और यहाँ बता दें कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड यह किसका होता है, तो इसका तो आप पता ही कर सकते हैं कि यह किसका होता है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है और हम जानते हैं कि त्वरण कहते किसे हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, तो हम त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आपको एक्सेलरेशन इनके सेकंड आपको थर्ड वाला ऑप्शन लगा देना है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है एक कार जो है वह 2 घंटे में यानी कि 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। 100 किलोमीटर यहाँ पर होना चाहिए। एक कार 2 घंटे में 100 यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो आपको सिंपली औसत चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आपको सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर बात नहीं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आप एग्जाम में पूछ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की यानी कितने बल की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं F इक्वल क्या होता है, तो F इक्वल होता है आपका M में होता है। यहाँ पर M इक्वल कितना दिया जा रहा है, तो आपको 2 किलोग्राम दिया जा रहा है और A इक्वल आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। कितना लगाना होगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर लगा देना है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। यहाँ पर कह रहा है चंद्रमा की सतह पर, क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, मान लीजिए चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार 1 किलोग्राम है, तो पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो पृथ्वी की सतह की भार का कितना गुना होता है, मान लीजिए यदि पृथ्वी पर 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह 1/6 किलोग्राम हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कह रहा है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार यानी कि अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम है तो उसका जो हो जाएगा, तो यानी कि पृथ्वी पर अगर बात यानी पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना हो जाएगा, तो आपका सिंपली 6 किलोग्राम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि चंद्रमा पर हल्की वस्तु होती है तो वह हल्की होती है और पृथ्वी पर ज़्यादा भारी होती है। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि धनुष की ताने डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो तनी हुई डोरी है, धनुष की जो तनी हुई डोरी है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो उसमें कौन सी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आपका विकल्प पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv² होती है। क्या होती है, तो mv² होती है। वेग जो है वह दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए
सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम 2 किलोग्राम करते हैं तो आपका इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो चौगुनी यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट बात यहाँ पर इनमें से तरंग वेग यानी कि v और तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन सा है? तो v इक्वल n लैम्डा होता है, आप सभी जानते हैं। तो आपका पहला वाला ही विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? यहाँ पर कह रहा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपको सिंपली क्या किलोवाट है या फिर किलोवाट घंटा है या फिर आपका जूल है या फिर वाट है। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वह क्या है? तो किलोवाट है। क्या है? तो किलोवाट है। सामान्यतः यानी कि यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक की बात यहाँ पर हो रही है। तो व्यावसायिक में हम यानी किलोवाट यूज करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्व यानी यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिरांक जी का सही मात्रक क्या होता है? जी का जो सही मात्रक होता है वह क्या होता है? तो वह होता है यहाँ पर क्या होता है? तो आपको बता चलूँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर यह क्या है? ये भी यहाँ पर गुरुत्व ही है। क्या है? तो गुरुत्व है यानी कि त्वरण ही है। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पर यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा यानी उस पिंड पर किया गया क्या हो जाएगा? तो F इक्वल क्या होता है? तो हम जानते हैं F यानी कि ds होता है। क्या होता है? F ds होता है। जब ds ही यहाँ पर शून्य दिखा रहा है तो आपका जो बल हो जाएगा तो वो भी यहाँ पर सभी शून्य हो जाएगा। कार्य भी आपका क्या हो जाएगा? तो 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? क्या साइकिल का जड़त्व अधिक होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या कार का होगा? तो नहीं। क्या बस का होगा? नहीं। तो रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? F इक्वल क्या होता है? तो m में होता है यानी कि द्रव्यमान और यहाँ पर त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? तो हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है कि ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? क्या अनुप्रस्थ होती हैं या फिर आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं? तो हम जानते हैं ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। वो इस प्रकार से चलती हैं। साइन ग्राफ आप जानते होंगे, साइन ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से होता है, तो उसी प्रकार से वह चलती हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए यानी श्रव्यता परास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यानी कि विकल्प आपका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी यहाँ पर कह रहा है स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है। स्टील का जो कांटा होता है वह पानी में डूब जाता है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा उत्प्लावन बल के कारण होता है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 17 की, वो क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना होगा कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है जड़त्व के या फिर आरोपित बल के या फिर त्वरण के। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह किसके होती है? तो त्वरण की होती है। किसके होती है? तो त्वरण की होती है। तो आपको विकल्प यहाँ पर सी वाला लगा देना है, या फिर कौन सा होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। तत्व का एक उदाहरण है। क्या वायु एक तत्व है? तो नहीं, वायु एक मिश्रण है। क्या पानी एक यानी कि एक तत्व है? तो नहीं, पानी एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। नमक एक तत्व है? तो हाँ, नमक एक यौगिक है। क्या है? तो नमक एक क्या है? तो ये भी एक यौगिक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर तत्व की बात हो रही तो ऑक्सीजन एक तत्व है। क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है। तो यही आपका विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 19 की, एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल जो बराबर होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 कण के इक्वल होता है। कितना होता है? कण के इक्वल होता है। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा? विकल्प आपका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? पहला वाला ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन हम जानते हैं ऑक्सीजन पे कितना होता है? 8 होता है। तो आपका 2,6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। प्रतीक 12C6 से कार्बन का द्रव्यमान संख्या आपको परिकलित करना होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है कार्बन की? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है वह 12 होता है। कितना होता है? 12 AMU होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की बात नहीं, वो यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि किसी तत्व का यानी परमाणु क्रमांक A है
तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? A+Z हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो A+Z हो जाएगी। नेक्स्ट बात ने किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वह होती है गैस में होती है। किस में होती है? गैस में होती है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ गति करते हैं गैस के अणु, इसलिए आपका विकल्प सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है किसके इक्वल होता है? तो 273 में हम 10 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 283 केल्विन। और यहाँ पर आते हैं उनमें से कौन एक मिश्रण है? क्या चांदी एक मिश्रण है? तो नहीं, चांदी एक तत्व है, एज एक तत्व है। क्या हाइड्रोजन एक तत्व है या फिर मिश्रण है? तो नहीं, हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या जल एक मिश्रण है? तो हाँ, जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। आपका यहाँ पर मिश्रण की बात हो रही है तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट बात यहाँ पर है Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कह रहा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पर Cl- है इसलिए आपको यहाँ पर एक प्लस जुड़ जाएगा अर्थात 18 हो जाएगा। विकल्प डी वाला राइट हो जाएगा। वैसे 17 होता है फिलहाल के यहाँ पर माइनस है इसलिए एक ऐड हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, तो आपको सिंपली रदरफोर्ड की बात हो रही है तो आपको सिंपली यहाँ पर परमाणु केंद्रक है या फिर किसके बारे में है आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन में 28 की, यहाँ पर कह रहा है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह कितना होता है? तो 9 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 9 ग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पर जब 0.5 जब यहाँ पर 1 मोल होता है तो वह 18 ग्राम के इक्वल होता है। जैसे कि H2O है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है H2O, H का कितना होता है? 1 होता है, 2 H है इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। तो आपका 18 हो चुका है, तो 1 मोल है, यदि यहाँ पर यह कितना है? तो आधा मोल है अर्थात 0.5 है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? हम इससे काटते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? तो क्या कितने किससे काटते हैं? तो 5 कितनी किस प्रकार से आ जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या आ रहा है? तो 5 दिया कितना होता है? तो 5 दिया होता है 15 होता है, 3 होता है 5 छक्का 30, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 9 ग्राम ही होगा। कितना होगा? तो 9 ग्राम ही होगा, क्योंकि 1 मोल का जब इतना कितना होता है? 1 मोल का होता है आपका, 1 मोल का जब होता है कितना होता है? 18 ग्राम। तो जब हम 2 से कितना 18 को जब हम 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 9 ग्राम आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट बात ने निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के लिए सबसे अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या फिर सिंथेटिक। तो आपको सिंपली सूती पर क्लिक कर देना है। इनमें से यानी यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित मिश्रणों में से किस विलयन की पहचान करेंगे? मिट्टी एक मिश्रण है या फिर आपका समुद्री जल या फिर आपका कोयला या फिर वायु है? तो आप यह मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें तो विलयन की पहचान कौन सी हो जाएगी? समुद्री जल, वायु, यहाँ पर कोयला या फिर आपका मिट्टी है। तो आपको यहाँ पर विलयन की पहचान आपको करना होगी। वायु एक विलयन है तो नहीं, मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें तो वायु मिश्रण तो नहीं है, मिश्रण है फिलहाल ये विलयन नहीं है। कोयला है फिर समुद्री जल है, तो आपको सिंपली यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट की बात नहीं क्वेश्चन 31 की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है कैनाल किरणें किस किरण, यहाँ पे कह रहा है किरणें किसका किरण पुंज होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो आपको सिंपली डी वाला ऑप्शन लगा देना है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर ए वाला ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट बात है यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा हो जाएगा? 281 होता है, क्या होता है? 281 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको सिंपली यहाँ पर अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अणुओं की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो आपको सिंपली जो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए? तो आपको वो लिख देना है फिलहाल कि यहाँ पर एक कम कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर 21 रह जाएगा, यानी कि विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा? तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो आपको सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स किसमें पाए जाते हैं? तो आपको लिखना होगा किसमें पाए जाते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। मलेरिया का रोग वाहक कौन है? तो मलेरिया का रोग वाहक क्या है? तो मच्छर है। और ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर क्षोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर वायुमंडल
वायुमंडल में पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव रसायन, चट्टान, फल या फिर कार्बोहाइड्रेट। यानी आपको बताना होगा एक सूक्ष्म पोषक कौन सा होता है, आपको वो सभी बताना है। तो फिलहाल क्या आपको सिंपली यहाँ पर जस्ता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, आपको सभी बताना होगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि मेढक क्या है, तो मेढक तो एक उभयचर होता है। एक विश्वव्यापी बीमारी का आपको नाम लिखना होगा, फिर एड्स जो होता है वही होता है। एक संक्रामक रोग कौन सा है? एक संक्रामक रोग जो है कुष्ठ रोग है, फिर कैंसर है, फिर हृदय रोग है। तो या फिर आपका यहाँ पर कुष्ठ रोग क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली हैजा लगा देना है। फिर ना नेक्स्ट बात में ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस है। क्या है? एक गैस है। और यहाँ पर बात में ईडीवी क्या है, तो ईडीवी जो है वह आपका एक धूमक है। क्या है? एक धूमक है। और यहाँ पर बात में किस प्रकार के ऊतकों की आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो होती है वो आपको 78% होती है। पादप कोशिका के चारों ओर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।